जी अस्सलाम वालेकुम viewers. We are going to discuss something about stoichiometric calculations. In our previous lecture, we have discussed that such calculations in which we quantify a relationship between reactants to products, keeping in view balanced chemical equation in mind, they are termed as stoichiometric calculations. Okay, right? Whenever stoichiometric calculations are needed to be performed, there are three basic assumptions for stoichiometric calculations. Assumption mean mafruza, three things that we keep in mind that they are necessary to be understood, to be kept in mind for doing such calculations. Number one, R mean reactants. R must be converted into P, product. All reactants must be converted into product. Number one, सारे का सारा रिएक्टेंट जो है उससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट है. सपोज समवन सेज कि जी आई हैव परचेज सेड एन ऑब्जेक्ट ए 1 kg in amount of said Rs 200 rupees today. आज के दिन मैंने एक सब्सटेंस ए जो है वो 1 किलो परचेज किया है और 200 रुपये में परचेज किया है. अब नेक्स्ट डे जब मुझे उस अमाउंट को सेल करना है या उस प्रोडक्ट को सेल करना है तो उस दिन जो उसकी मार्केट प्राइस है 1 kg की सेड वही सेल ये ड्रॉप्स अप टू सेड 150 Rs. जिस दिन मैंने चीज परचेज की है उस दिन वो 200 रुपए किलो थी. जिस दिन मैं उसे मार्केट में बेचने जा रहा हूँ उसकी यूनिट केजी प्राइस जो है वो 150 रुपये है. अब आपको पैसों की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है और आप क्या करते हैं उसका हाफ केजी जो है वो सेल आउट कर देते हैं. नाउ इफ यू सेल आउट हाफ केजी अकॉर्डिंग टू दैट रेट दैट मींस इज यू हैव 75 रुपीज इन योर पॉकेट. आपने अपना हाफ ऑफ अमाउंट जो है वो 75 रुपीज में क्या कर दिया है, बेच दिया है. अगर आपने हाफ के जी अमाउंट 75 रुपीज में सेल आउट कर दिया है, अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो आप एग्जैक्ट उसकी क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते बिकॉज कोई शक नहीं कि आपने आधी अमाउंट बेच दी है लेकिन आधा जो सब्सटेंस है वो आपके पास अभी बाकी पड़ा हुआ है. मे बी नेक्स्ट 1 to 3 डेज जब आपकी दोबारा रिक्वायरमेंट बने तो इसकी जो मार्केट प्राइस है उसे वो इंक्रीज कर जाए. और सपोज हम कहते हैं जी कि आप 3 दिन बाद दोबारा वही चीज मार्केट में बेचने जाते हैं और आज उसकी जो प्राइस है से इट इज 400 रुपीज. नाउ 4 दिन बाद आप चीज मार्केट में सेल आउट करने जाते हैं दोबारा और उसकी यूनिट प्राइस इज 400 रुपीज. नाउ आपका जो हाफ केजी है इट इज ऑफ Rs 200. नाउ मींस दिस 200 plus 75 you have total 275, so you have a profit of 75 rupees or vice versa. So proper quantification of reactants or products can only be done if we have the complete conversion of reactants into the products. And keep in mind students, it happens only when we are talking about a reversible, we are talking about an irreversible reaction, because we know in chemistry only irreversible reactions reach up to the completions, right? Number 2, no byproducts are formed. No byproducts. What is byproduct? Any product that is formed in the reaction other than the major product. आप सपोज कर लें इंडस्ट्री में NaCl बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एनेबल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को आपस में कंबाइन करेंगे, इनके दरमियान में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. What will form NaCl plus water. Why you have done this reaction? To get sodium chloride. It is your major product. It is your actual product. Now, the water which is formed in this chemical reaction is the product which was not meant for, which was not needed by us. So that is termed as our byproduct. And remember, whenever reactants are converted into the products, they basically utilize some of their amount in the production of byproducts, so that becomes a source of decrease in the yield or decrease in the amount of product. बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको यहाँ से पिंडी जाना है और आप कहते हैं मेरी गाड़ी 500 रुपीज़ का फ्यूल खाती है, कंज्यूम करती है, और आप दरमियान में फ़ोन आ जाता है और आप हसन अब्दाल से टुवर्ड्स एबटाबाद चलते हैं, फिर वापस आके पिंडी जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका टारगेट क्या था, पिंडी. लेकिन जब आपने
साइड ट्रेवलिंग की है तो उसकी वजह से आपका क्या हुआ है, जो अमाउंट है फ्यूल की वो ज़्यादा कंज्यूम हुई है, यानी आपके पास जो क्वांटिफिकेशन है वो मैटर कर रही है। और थर्ड और इम्पोर्टेंट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? दैट इज mass can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to the other. Mass can neither be created nor be now, law of conservation of mass के मुताबिक nitrogen's mass is 28 gram, hydrogen's molar mass is 2, 3 moles of it means 6 gram. Ammonia's molar mass is 17 and 2 moles of it mean 34 gram. Now, if we are looking at this balanced chemical reaction, then it is very clear that we have consumed the 34 gram of reactants, both that is nitrogen and hydrogen, and we have produced 34 gram of ammonia. So, neither of the reactant has been destroyed nor have been created, but just they are the elemental form. Now they have been converted into the second form, that is ammonia. So here transfer of mass, conversion of reactants into the products has occurred. So it is mandatory condition that law of conservation of mass must be obeyed during stoichiometric calculations. And second point is law of definite proportion. What is law of definite proportion? That if we form a compound, say carbon dioxide. In carbon dioxide, the combination ratio of carbon and oxygen is 1:2. So, if we have 1, 2, 3, 4 different ways of carbon dioxide formation, so the ratio of combination between carbon and oxygen, this remains same forever, whatsoever method you use. Suppose I am talking about water. In water, 2:1, that is the ratio between oxygen and hydrogen. 2:1, hydrogen versus oxygen ratio. Now we have water from different sources, like we have saline water from sea, we have river water, we have pond water, we have sewage water, we have mineral water, so many different sources of water. But remember, whatsoever the nature of water is, whatsoever the source of water is, but combination ratio between hydrogen and oxygen is 2:1, and that remains definite, fixed. So law of definite proportion says that if we get a compound from different sources, then the combination ratio of all the combining elements in that compound will always remain same. So, in a broad shell, whenever we are there to perform stoichiometric calculations, then three basic assumptions are mandatory. Number one, all the reactants must be converted into products. Number two, no side products should be formed. Number three, law of conservation of mass and law of definite proportion must be obeyed. Whenever these conditions are met, these points are kept in mind, then we do the stoichiometric calculations. Thank you for watching.